टैगोर की धरती पर भगवा लहराएगा या फिर तृणमूल का झंडा? साल 2021 का सबसे बड़ा सवाल यही बनेगा। दावे सुनेंगे। बीजेपी और टीएमसी दोनों पूर्ण बहुमत से जीत का दावा कर रहे हैं, पर यह लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे आज के बेहद खास शो वाड़ी में आप सभी का स्वागत है। बस कुछ लम्हे और मुश्किल से 360 मिनट, और इसके बाद वक्त बदलेगा, साल बदलेगा और शायद सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई भी शुरू हो। लेकिन उससे बंगाल में कार्टून पर कोहराम मचा हुआ है, वो क्या है, किसका है वो कार्टून, आपको बताएंगे और यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कहीं तृणमूल को समूल उखाड़ने की भगवा ब्रिगेड बड़ी भूल तो नहीं कर रहा है ये कहकर। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए। बीजेपी नेता दिलीप घोष के एक बार फिर बिगड़े बोल। हिंदुत्व के बहाने हथियार उठाने की घोष की अपील। हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए उठाएं हथियार, कोई हमला करे तो थाने जाने से पहले बदला लो। पश्चिम मिदनापुर के कार्यक्रम में दिलीप घोष का बयान। दिलीप घोष ने कहा, हथियार उठाएं, देवी देवताओं को देखें, उनके हाथ में हथियार होता है। जो अहिंसा की बात करते हैं उनके कान के नीचे झापड़ मारना चाहिए, कहा उन्होंने। और इस तरीके से चुनाव के पहले, चुनाव के रनअप में, चुनाव अभी तो कैंपेन भी ढंग से शुरू नहीं हुआ, नेताओं के बोल क्या दिखा रहे हैं। इससे पहले भी दिलीप घोष ये कह चुके हैं कि जो नहीं सुधरेंगे उनको 4 इंच छोटा कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि लोग अगर इसके बाद, चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरते हैं तो उनके सिर फूटेंगे। दिलीप घोष क्या चाहते हैं, क्यों ये बयान इस तरीके के दिए जा रहे हैं? वो बयान जिनसे सौहार्द बिगड़ सकता है, जिनसे किसी ऐसी घटना की आशंका होती है जो नहीं होनी चाहिए समाज के भीतर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, सांसद अर्जुन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के बैरकपुर से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। अर्जुन सिंह साहब से सबसे पहले इसके बारे में समझ लें और उसके बाद बाकी मेहमानों का परिचय मैं आपसे कराऊंगा और उनसे भी बात करने के लिए चलेंगे। अर्जुन सिंह साहब, ये क्या है, ये बयान क्यों है, क्या ये जरूरी है? देखिए, बंगाल की स्थिति ये है कि जहाँ की बात कर रहे हैं हमारे सांसद और हमारे सभापति दिलीप घोष जी, वहाँ पर एक बजरंग दल की जुलूस जा रही थी। वहाँ महिलाओं के ऊपर हमला हुआ, अत्याचार हुआ, मारा गया, पीटा गया और बहुत सारे लोग घायल हैं। वहीं पर वहाँ जाकर वो परिस्थिति देखकर उन्होंने इस बात को कहा है। मैं इस तरह की हिंसा को बात को विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की जो परिस्थिति है, बंगाल में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, घर ये सारी खबरें हम दिखा रहे हैं। आधे से अधिक मामले अर्जुन जी, ये खबरें हम दिखा रहे हैं। हमने तब भी बताया जब आपके ऊपर हमला हुआ, हमने तब भी बताया जब नहीं रहे जेपी नड्डा जी के ऊपर हमला। ये नहीं, मैं आपसे स्पष्ट ये पूछना चाहता हूं कि दिलीप जी ने अचानक आज पहली बार ऐसा किया होता तो ये भी समझते हम कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए, किसी घटना विशेष के संदर्भ में वो रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन दिलीप घोष कई जगहों पर इस तरीके की बातें कर चुके हैं। क्या इस तरीके की बातें उसको, जो लीड कर रहा है लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई का अध्यक्ष है, उसको कहना चाहिए ये? देखिए, ये बात तो शायद अच्छी बात नहीं है गणतंत्र में, लेकिन सेल्फ डिफेंस बोल के एक चीज़ है। संविधान ने यह भी कहा है कि सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे दिलीप दा ने इस बात को कहा होगा कि अपने रक्षा के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। और बंगाल की जो परिस्थिति है, आपके टीवी मीडिया और यहाँ तक कि सारे इंटरनेशनल, नेशनल मीडिया के दिखाने के बावजूद भी ममता बनर्जी में कोई सुधार नहीं आ रहा है। कानून यहाँ धज्जी, ममता बनर्जी में अगर कोई सुधार नहीं आ रहा है तो वोटर्स के सामने सारी परिस्थितियां हैं, वो तय कर लेंगे। लेकिन उस समय ये कहना कि देवी देवताओं के हाथों में देखिए हथियार होते हैं, और जो अहिंसा की बात आपसे कहता है ना कि अहिंसात्मक रहो, उसको कान के नीचे एक लगाओ। हाँ, नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसकी एनालॉजी देना, लोगों को ये कहना कि हथियार जो है वो उठाए रखना ही आपके लिए। अर्जुन सिंह साहब, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आपने शायद करके कहा कि हमारे गणतंत्र के लिए अच्छा नहीं। आपके नहीं, कोई शायद की बात नहीं है। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, जिस बंगाल के बारे में आपको पता है कि बंगाल के ग्राउंड रियलिटी बहुत खतरनाक स्तर में पहुंच गई है। यहाँ राजनीतिक हिंसा वामफ्रंट के जमाने में। अर्जुन सिंह जी, आपने जो कहा उसको लेकर मैं बाकी मेहमानों के पास अब चलता हूं। आपने जो कहा उसको नटशेल में, यहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए हैं और आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस में उनको ये कहना पड़ा होगा
और आपने ये भी कहा कि यहां सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या ब्लैक को ब्लैक से ही साफ किया जाएगा? तौसीफ खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्जुन सिंह साहब तृणमूल कांग्रेस से, उनसे जरा बात कर लें। तौसीफ खान, क्या हालात है वहां, और वाकई ऐसा हो गया है क्या कि अब खुद को बचाने के लिए लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे? देखिए, ये झूठ का सहायता लेते हैं बीजेपी, झूठ को एक हथियार के तौर पर इलेक्शन में फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ का जमीनी ये जो ग्राउंड रियलिटी कह रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी जानते हैं क्या है? जो फोक सिंगर, जो बंगाली फोक सिंगर अमित शाह जी के स्टेज में आकर अमित शाह जी के तारीफ में गाना गाया था, उन्होंने अभी रिसेंटली ममता बनर्जी के स्टेज में आकर के ममता बनर्जी के तारीफ में गाना गाया और ये कहा है कि हम आपको फिर से चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आपको हम दिल में रखते हैं, दिल से आपको नहीं निकालना। नहीं, ये मुद्दा, ये विषयांतर हो गया, विषयांतर हो गया। वो बाउल गायक, बंगाल की जनता ममता बनर्जी नहीं, दो चीजें। एक तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं, तौसीफ, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वहां वाकई हिंसा का माहौल बना हुआ है, लगातार लोग टारगेट किए जा रहे हैं, और ये आरोप भी लग रहे हैं कि पुलिस भी उनके साथ ये दिखाई देता है जैसे वो, उन्होंने वर्दी जरूर पहनी है लेकिन जैसे वो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, नंबर एक। नंबर दो, वो जिस बाउल गायक का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा मेरे लिए वो भी मेरे प्यारे हैं, अमित शाह भी मेरे प्यारे हैं और ममता दीदी भी मेरे लिए सम्माननीय हैं। उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि वो बुरे हैं इसलिए मैं यहां पर आ गया। तो ये दोनों चीजों का अंतर। लेकिन अभी मैं इस पर रहना चाहता हूं, क्या बंगाल में हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है? इस पर मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर, ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष का ट्वीट। दोनों ट्वीट के जरिए ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विजयवर्गीय का ऐलान, 5 महीने बाद दीदी का बुरा हाल। एक तरफ आप देख रहे हैं वो कार्टून जो ट्वीट किया गया है जिसमें एक गाय दिखाई दे रही है, और उधर ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं, और पीछे उनके भतीजे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दिखाने की कोशिश ये की है कि जितना लाभ एक आम आदमी को वहां के मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा लाभ उनके भतीजे को मिला जा रहा है, और इस बात की शिकायत करता हुआ एक आम आदमी भी दिखाई दिया है। दूसरी तरफ वो फोटो ट्वीट की गई है जिसमें ममता बनर्जी ने राह चलते हुए एक ढाबे में रुककर सब्जी के अंदर कढ़ाई में उन्होंने कड़छी चलाई थी, और उसको दिखाया जा रहा है कि देखिए अब 5 महीने बाद जब कोई काम नहीं बचेगा तो यही करेंगी, अभी से ये क्यों कर रही हैं? ये क्या दिखा रहा है, किस तरफ जा रहा है ये पूरा मामला, क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और क्या अपने वोटर्स को मैसेज देने के लिए बस यही तरीके बचे हैं? एक बार फिर से देखते हैं क्या मैसेजिंग है, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। बाकी के मेहमानों से भी मैं आपका परिचय कराऊंगा। अभी तक अर्जुन जी और तौसीफ से आपका परिचय हो चुका है, बाकी के कौन मेहमान हैं उनसे मैं परिचय कराऊं। उससे पहले मैं जरा ये दिखाना चाहता हूं कि ट्विटर पर भी क्या चल रहा है। आपने ये देख लिया कि क्या कहा गया है मंच से, अब ट्विटर पर क्या चल रहा है उसके बाद मैं आपको ये उस पर भी ले चलूंगा कि राज्यपाल की तरफ से कही हुई बातों को किस तरीके से निकालकर मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले देखिए, ये यहां पर ममता बनर्जी उस फोटो में आपको दिखाई दे रही है जब राह चलते हुए उन्होंने एक ढाबे में रुककर कढ़ाई में चम्मच चलाई थी और सब्जी जो बन रही थी उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि उसमें सिद्धस्त हैं। शायद वो ये मैसेज देना चाह रही थी कि वो कितनी आम हैं और लोगों के सरोकारों को वही समझ सकता है जो आम आदमी की तरह रहना जीना जानता हो। लेकिन इसको आप देखें, क्या ये कैलाश विजयवर्गीय का ओवर कॉन्फिडेंस है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को समूल उखाड़ फेंकेगी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 5 महीने बाद अब जब कोई काम नहीं बचेगा तो कढ़ाई में फिर चम्मच ही हिलाना है, तो अभी से ये काम क्यों कर रहे हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस को यूं राइट ऑफ किया जाना ठीक है किसी भी सूरत में? क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो 2 बार सरकार में अभी रही है लगातार, क्या उसको ये कहा जाना चाहिए कि अब कोई काम नहीं बचेगा तो ये करना ठीक रहेगा? यहां आप देखें दिलीप घोष, ममता बनर्जी, दिलीप घोष ने ये कार्टून ट्वीट किया है, और इस कार्टून में आप देख रहे हैं जिसमें एक गाय दिखाई दे रही है आपको, और वो उसके मुंह से निकलती हुई आह नजर आ रही है, जिसमें मतलब वो इस बात को लेकर पश्चिम बंगाल को गाय के तौर पर दिखाया गया है, और ये कहा गया है कि दूह लिया गया गाय को पूरी तरह, लेकिन जो फायदा उसका मिलना चाहिए था आम आदमी को वो कट मनी के तौर पर यहां पहुंच गया। उनके भतीजे को दिखाया गया है, अभिषेक पीछे दिखाई दे रहे हैं, और यहां जो बांग्ला में आपको दिखाई दे रहा है वो यही लिखा हुआ है कि बुआ और भतीजे ने मिलकर देखिए क्या हालत कर दी है। क्या वाकई, और ये बंगाल के लोग, ये आम आदमी को दिखाया गया है इस तरीके से बंधा हुआ, क्या यूं पोर्ट्रे किया जाना, क्या वाकई हालत ऐसी है? और अगर ऐसा है भी तो क्या इसका डिपिक्शन यूं होना चाहिए? क्या अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के बारे में ये कहा जाना चाहिए कि अब कोई काम नहीं बचेगा, भजिया तलना?
क्या उसको ये कहा जा सकता है क्या कि आप समूल नष्ट हो रहे हैं? क्या यही बड़ी भूल तो नहीं साबित हो जाएगी? आइए चलें अपने मेहमानों के पास, बाकी के मेहमानों से भी आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी जुड़ रहे हैं, जिनका रुझान हमने देखा है कांग्रेस की तरफ होता है। स्वागत है आपका। संतोष प्रसाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। प्रीतिका मजुमदार, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आपसे तो खास तौर से हम इसलिए क्योंकि हमको ये लग रहा है कि 2021 की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई अगर कोई है तो वेस्ट बंगाल होने वाला है, और वहां से पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री सेट होने वाली है कई पार्टियों की। किस तरफ जा रहा है मामला, ये हम आपसे समझेंगे। लेकिन पहले मैं ये समझ लेना चाहता हूं कि क्या इलेक्शंस भी वॉर हैं, और जैसा कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब जायज है, ये वही दिखाई दे रहा है? दीपक। देखिए दिनेश जी, आज समय क्या आ गया कि भाजपा जो है चुनाव के तरीके से नहीं ले रही है। भाजपा ने इस देश को दो फाड़ करने का एक रास्ता ढूंढा है, चुनाव। और चुनाव में कहते हैं हम एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा एकजुटता की बात नहीं करती। भाजपा झूठी कसम खाती है, गाय की, गीता की, गंगा की। और कहाँ झूठी कसम खा ली? झूठी कसमें खाते हैं ये लोग, झूठे हैं। नहीं, आप भी एग्जैजरेट कर रहे हैं। दो चीजें, एक तो आपने ये कहा कि देखिए दो फाड़ किया। दो फाड़ क्या जनता को आप समझते हैं कि उनके पास अपना कोई बुद्धि विवेक नहीं है? वो कोई दूध है कि नींबू निचोड़ेंगे और कई फाड़ कर दिया जाएगा? नंबर एक। नंबर दो, कहां पे झूठी कसम खाई गई है? अब समूल नाश जनता ही करेगी। जनता क्योंकि जब लात मारेगी भाजपा को सत्ता से, सिंहासन से गिराएगी, क्योंकि इनको अहंकार आ गया है, 300 सीटों का अहंकार। जिस जनता ने इनको सर पे बैठाया था उसी जनता के सर काट रहे हैं। भस्मासुर को जैसे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, उस भस्मासुर ने भगवान शिव का ही भस्म करना चाहा। तो ये मोदी जो सरकार है ये भस्मासुर सरकार है। जिस जनता ने इनको सत्ता दिया, सिंहासन दिया, आज उनका ही गला काट रहे हैं। यहाँ किसान सिंघू बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हुए, इनको कोई उनसे लेना देना नहीं है। क्या किसानों से बात नहीं हो रही है? क्या किसानों के साथ बात करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या ये विशेषाधिकार नहीं है? मैं आपको मूल मुद्दे पर लाना चाह रहा हूं, मैं इस पर लाना चाह रहा हूं। देखिए ये देखिए, जिस स्क्रीन में आप बैठे हुए हैं उसमें खबर दिखाई दे रही है। कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं? 5 महीने बाद कुछ नहीं बचेगा, यही करना। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या एक नजरिया हो सकता है एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को ये कहने का कि अब कोई काम नहीं बचेगा? क्या समूल नाश के बारे में कहना एक तरीका हो सकता है? क्या ये जायज है क्या पॉलिटिक्स में? ये बताइए। दिनेश जी, मैं बातें करना चाहता हूं। आपको बंगाल का सारा भ्रष्टाचार दिखता है, बंगाल में आपको सारी तबाही दिखती है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गायों की हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में गायें सड़कें पे घूम रही हैं, उनका कोई रखवाला नहीं है। आपको गाय की वहां हत्या हो जाती तो आपको दिखाई देता है। ये क्या आपका दोगला व्यवहार है? ये क्या आपका भ्रष्टाचार? तो क्योंकि वहां चुनाव आ गए हैं इसलिए अचानक वहां सब कुछ नजर आने लगा है, और इसलिए पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर हमला है क्या? प्रीतिका मजुमदार के पास हम चलते हैं। आ रहे हैं दीपक जी आपके पास, प्रीतिका मजुमदार के पास। लेकिन मैं पहले जाना चाहता हूं, प्रीतिका मजुमदार किधर जा रही है? किधर जा रही है बात 2021 में? जी, सबसे पहले तो मैं सभी जो बंगाली व्यूअर्स है सभी को TV9 भारतवर्ष से मेरे तरफ से अगले साल की 2021 की 2029 के लिए बहुत के लिए आती हूँ। और दूसरी बात है, मैं बंगाली हूँ। केमन आछो, कोलकाता के भारत लोग जो है वो कैसे हो, वो बंगाली में थोड़ा सा मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि 2021 में हम अगर बात करें टैरो कार्ड की, तो देखिए ये बीजेपी के लिए मैं कार्ड उठाया, ये जस्टिस का कार्ड आए हुए है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये बीजेपी के लिए है। आसान नहीं होगा बीजेपी को इस जीत को हासिल करना, बट जो कार्ड मेरे पास आई है ये उम्मीद आप जता सकते हो बीजेपी 99% बीजेपी ही आने वाली है। 99% बीजेपी आपका टैरो कार्ड जो आपने निकाला वो ये कह रहा है। आप निकालिएगा टीएमसी के लिए कार्ड, जरा वो भी मैं देखूंगा। लेकिन आपने जो बात कही, और खास तौर से जिस तरीके से आपने सबसे पहले शुरुआत की लोगों को शुभकामनाएं देने से, बांग्ला में बोलने से, भद्र लोगों की जगह पर जहां भद्र लोग रहते हैं, जहां से असल में बहुत सारी सभ्यता की जो डायमेंशंस हैं उन्होंने जन्म लिया है, वहां ये चल क्या रहा है? क्या राजनीति में ये सब ये जो कहते हैं कि नो होल्ड्स बार्ड, क्या ये यही चलेगा? संतोष प्रसाद, यही दिखाई दे रहा है क्या वेस्ट बंगाल के मामले में? देखिए, दीपक जी अभी कुछ बोल रहे थे। दीपक जी को अपना देश का कल्चर मालूम नहीं है, वो देश के कल्चर के ऊपर हमला कर रहे हैं। जिस कल्चर में वो पैदा हुए हैं उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। पहले तो उनको अपना कल्चर जानना चाहिए। पश्चिम बंगाल में खुलेआम क्या हो रहा है, ये पूरा मीडिया तंत्र सब दिखाई दे रहे हैं, हमको सब जगह दिखाई दे रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी आंख होते हुए भी अंधे काम कर रहे हैं।
दूसरे नहीं, चीज देश और ये अभी जो संस्कृति कार्ड में आप नहीं दिखाया जा रहा है, सिखाएंगे, यानी भाजपा ये का कल्चर आप नहीं सर्वविदित है। बताएंगे, आरएसएस का कल्चर आप मत बताइए। सर्वविदित है। एक बार दीपक झा सुन लीजिए, भगवान भी चाहते हैं हो कि सकता है पश्चिम कुछ ऐसा लग रहा हो बंगाल में आपको भाजपा जिसका जवाब सरकार देना आए। आवश्यक है। बीच में मत बोलिए, जब वो बोल चुके हैं आपको मौका दूंगा मैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आएगी या यहाँ के पब्लिक बोल रहे हैं, यहाँ की जनता बोल रही है, इनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रही है, मंदिरों में हमला हो रहा है, मस्जिदों में हमला हो रहा है, इनको दिखाई नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि चलिए इस सब के बीच में संतोष आपको रोकता हुआ कुछ अच्छा दिखा देता हूं, ये तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। वेस्ट बंगाल में क्या कर सकते, उम्मीद ये करें वहां भी खुशनुमा तस्वीरें इलेक्शंस के कैंपेन ट्रेल के दौरान लोगों के और इलेक्शंस के दौरान दिखाई देंगी। ये खुशनुमा तस्वीरें फिलहाल आ रही हैं सिडनी से। ऑस्ट्रेलिया में नया साल दस्तक दे ही रहा है बस, और वहां पर लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में डूबे हुए हैं। इससे पहले ऑकलैंड से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और अब आप देख रहे हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये तस्वीरें। आपको यहाँ से अभी शायद नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ ही देर में जब आतिशबाजी की तस्वीरें आनी शुरू होंगी एक बार फिर से आपको वहाँ ले चलेंगे। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि बंगाल की तस्वीर क्या होने वाली है, चुनावी साल में क्या होने वाली है। रक्त रंजित राजनीति का इतिहास रहा है, क्या वो दोहराया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी एक डिफरेंशिएटर के तौर पर जो खुद को वहाँ स्थापित करने में लगी हुई है, जो इसने ये कहा कि आपने कांग्रेस को, लेफ्ट को, ममता को आपने दे दिया चांस, हमको चांस दीजिए, क्या वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है हिंसा की, उसके लिए डिफरेंशिएटर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी खुद को प्रोजेक्ट करेगी, या ईंट का जवाब पत्थर से देने के अलावा सियासत में और कोई रास्ता नहीं है? अर्जुन जी देखिए, सबसे पहले बात है कि चुनाव में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बंगाल का हर वोटर सही ढंग से अपना चुनाव डाल सके। यहाँ लूट और खसोट की इतनी अच्छे तरीके हैं कि इलेक्शन कमीशन 1.5 महीने 2 महीने में उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ चुनाव में कैसे बूथ दखल हो गया। आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं और भीतर में धमका दिया जाता है, वो विरोध नहीं करता है और दूसरे की वोट डाल दी जाती है। बंगाल में ये हत्या का दौर जब तक कानूनी रूप से इलेक्शन कमीशन ये पुलिस का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है इस पर नज़र रख के नहीं किया, तो ये अद्भुत ढंग से पुलिस वाले इस जो एक क्राइम होता है इलेक्शन का, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, बड़ा तरीका होता है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे दूं कि बंगाल के अंदर क्या होता है कि आज थाने में उनके 4 साल हो गए, उनका ट्रांसफ़र होगा इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से, तो उनको ट्रैफिक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसी थाने के अंदर, और चुनाव के दिन उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ये पूरा कानून का धज्जी उड़ाया जाता है। तो बंगाल के ये कल्चर यहाँ शुरू से वाम फ्रंट ने भी वही किया, तृणमूल वाले ने भी वही कर रहे हैं, और हमारे तो ये तो बहुत बड़ा आरोप आपने लगा दिया अर्जुन जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया कि अगर चुनाव के दौरान भी जबकि पूरा कंट्रोल फिर इलेक्शन कमीशन के पास होता है, अगर उस दौरान भी ये हो रहा है, तो आप तो ये बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं कि जिस संस्था के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, वही सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। मैं इस पर लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बात, अहम बात बताने के बाद, गवर्नर धनखड़ का बंगाल सरकार पर पलटवार। बंगाल में बगैर भय के स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव नहीं हुए, लोग बिना भय के वोट डालें, यह सुनिश्चित करना मेरा काम है। ममता ने कल ही गवर्नर को हटाने की मांग की थी, और वो बात जो अर्जुन जी अभी कह रहे थे, प्रकारांतर से वही बात जगदीप धनखड़ भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज तक बगैर भय के वातावरण के यहां चुनाव नहीं हुए। क्या इसका मतलब यह है कि आज तक वहां पर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब नहीं रहा है क्या? और दूसरी बात यह कि ये टसल कॉन्टिन्यूअसली यहां क्यों दिखाई देती है? संविधान को ऊपर रखकर संवैधानिक तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए राजकाज निभाने की बातें की जाती हैं, लेकिन क्या वो बातें भर होती हैं या उनको अमल में भी लाया जाता है? देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, ये आप सबसे छुपा नहीं है कि वहां हर दिन एक टकराव दिखाई दिया है, टकराव गवर्नर के बीच में और सूबे के मुख्यमंत्री के बीच में। क्या वहां के लोगों की भलाई के हिसाब से ये टकराव ठीक है? क्या एक राज्य सरकार की फंक्शनिंग के हिसाब से ये निट पिकिंग, ये पिन पॉइंटिंग ठीक है क्या, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां? देखिए पश्चिम बंगाल में ममता वर्सेस गवर्नर, पश्चिम बंगाल में ममता वर्सेस गवर्नर शब्दों तक में संग्राम हो गया, शब्दों तक में संग्राम हुआ। देखिए ममता बनर्जी, सबसे पहले दिखा देता हूं वो क्या क्या कहती हैं। संविधान का उल्लंघन, धमकीबाज, वो तो नॉमिनेटेड हैं,
अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सत्ता हड़पना चाहते हैं, मैं चुनी हुई मुख्यमंत्री हूं, वो केंद्र की कठपुतली हैं ममता बनर्जी। अब आइए इधर चलते हैं, थ्रेट टू डेमोक्रेसी। और ये तो पिन पॉइंट किया गया है खुद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने ये बताया कि देखिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ये गवर्नर को नहीं करना चाहिए था। थ्रेट टू डेमोक्रेसी, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्सेस, कानून व्यवस्था का विनाश, कल्पेबल, दोषी, एनार्की, अराजकता, पॉलिटिकल पुलिस, राजनीतिक पुलिस, राजनीति और पुलिस आपस में घुले मिले, डोंट प्ले विद द फायर, आग से मत खेलिए। और पॉलिटिकल ऑफिशियल्स, राजनीतिक अधिकारी लेकिन वो खुद राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। और ये जब कहा गया तो उस तरफ से जवाब वो मिला, उधर से जवाब जब वो मिला तो इधर से फिर से इस बात को रीटरेट किया गया। पश्चिम बंगाल में ममता वर्सेस गवर्नर क्यों दिखाई दिया, क्यों किसी और राज्य में ऐसा दिखाई नहीं दिया? आइए एक बार फिर से चलते हैं तौसीफ के पास इस बात को समझने के लिए। तौसीफ, इस बात को लगता है जानबूझकर किया गया राज्य की तरफ से, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए यहां पर ऐसा हो रहा है और मुझको परेशान किया जा रहा है, जबकि आप जानते हैं कि दूसरे राज्यों में कई जगहों पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, उन्होंने कभी गवर्नर को लेकर इस तरीके की बातें नहीं कही। यहां कॉन्टिन्यूअसली ये कन्फ्रंटेशन क्यों दिखाई दिया? दूसरे राज्यों में आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि गवर्नर डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, डेली बीजेपी की बोली हुई बातों को रिपीट कर रहा हो, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहा हो। गवर्नर का जो एक रोल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन हमारे बंगाल का दुर्भाग्य है कि यहाँ के गवर्नर जो है वो एक तरफा बात करते हैं, इसलिए उनके जो है आलोचना होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बंगाल जो है वो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। यहाँ पे टैगोर मैं बहुत शांत भाव से आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहना संवैधानिक मर्यादा है? क्या प्रधानमंत्री तक को यह कहना कि वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं हैं, क्या यह संविधान के अनुरूप है? नहीं, वो तो हमारे प्रधानमंत्री है ही, लेकिन उनकी आलोचना तब होती जब वो वैसा व्यवहार नहीं करते, जब वो पूरी नॉलेज नहीं लेते, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेते और ऐसी बातें करते हैं जैसे कि वो बंगाल के जनता के साथ में धमका रहे हैं। आप देखिए कि हमारा जो कल्चर है रविंद्रनाथ टैगोर का कल्चर है, लेकिन ये कल्चर बीजेपी के नेता नहीं जानते, वरना वो ये बात कतई नहीं कहते कि हथियार उठाओ। बंगाल जो है वो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया है, ये इंक्लूसिव सोसाइटी है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भेदभाव कभी नहीं रहा। कम से कम सत्तारूढ़ पार्टी तो ये मिसाल दिखाती कर रही है बीजेपी। कम से कम सत्तारूढ़ पार्टी ये मिसाल, कम से कम सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से ये मिसाल कायम की जाती कि हम टैगोर के वर्ड्स को जीते हैं, कम से कम उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से दिखाया जाता, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के आने और सियासत करने की नौबत ही नहीं आती। आप लोगों को दूसरा मौका दिया गया था, तीसरा भी दिया जाता, लेकिन आपको यह नहीं लगता कि टैगोर की बात करने वालों को पहले टैगोर के वर्ड्स पर चलना चाहिए? आपने कितना कल्चरली अडॉप्ट किया है टैगोर को, यह भी तो दिखाना पड़ेगा। बंगाल के हर एक नुक्कड़ में आपको टैगोर का कल्चर दिखेगा। उसी पार्क स्ट्रीट में क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है और बगल में रेड रोड में ईद की नमाज भी होती है और दुर्गा पूजा कार्निवल भी चलता है। वाकई देखा यहाँ पे ना धर्म के नाम में कोर्ट को दखल देना पड़ता है प्रोसेशन के मामले में, मुहर्रम के प्रोसेशन के मामले में, दुर्गा पूजा विसर्जन के मामले में कोर्ट को दखल देना पड़ता है। लेकिन अर्जुन सिंह जी ये क्यों हुआ? मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं संतोष जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। नहीं, मैं एक सेकंड अर्जुन सिंह साहब, ये जो बात कही जा रही है कि हमने टैगोर के कल्चर को सुरक्षित रखा, अडॉप्ट किया और उसको अब छिन्न भिन्न करने की तैयारी है, यहां जो गवर्नर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे की तरह काम कर रहे हैं। तौसीफ साहब, टैगोर की धरती को कलंकित कर रहे हैं आप लोग। टैगोर की धरती पर 47,000 हत्याएं करवाई थी आप लोगों ने, वामफ्रंट के लोगों ने। टैगोर की धरती पर हत्याओं का दौर चल रहा है, टैगोर की यूनिवर्सिटी की ज़मीनें आप लोग दखल कर रहे हैं। आप टैगोर कल्चर की बात कर रहे हैं बंगाल में। सबसे ज़्यादा राजनीतिक हत्या बंगाल में करवा रहे हैं और टैगोर साहब का को सामने फोटो लेकर आप घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि टैगोर की धरती पर कल्चर आपका है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? गवर्नर संविधान के बाहर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। गवर्नर साहब अगर मानते हैं कि आप इंसल्ट कर रहे हैं,
आप इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं अरे जमीन को आप लेकर इंसल्ट के। कर रहे हैं और टैगोर साहब नोबेल की, लॉरेट- आप टैगोर नोबेल साहब की, लॉरेट आप क्यों? टैगोर असेम जी साहब की के, आप इंसल्ट कर रहे टैगोर हैं। वो रविंद्रनाथ world renowned ठाकुर का economist आप हैं। अपमान कर रहे हैं। वो आपकी सरकार आपके जमीनें दखल politics को करवाई, reject करते हैं। आपकी सरकार ने यहाँ जमीनें की लोग दखल करवाई, बंगाल की आपकी जनता सरकार ने आपकी जमीनें दखल politics को करवाई। reject करती है। टैगोर की धरती, बंगाल की टैगोर जनता की धरती, भेदभाव टैगोर साहब, धर्म के नाम रामकृष्ण पे मिशन वोट का नहीं देती। जमीनें आप ये लूट रहे cultural capital हैं। of टैगोर India है। साहब का Cultural टैगोर capital साहब of India का में मंत्र, आपके टैगोर नफरत वाली साहब का राजनीति मंत्र, नहीं चलेगी। टैगोर साहब के मंत्र को उच्चारण करते हुए रोड पर आपके आप नेता हत्या तो कर रहे कहते हैं। हैं चलिए। टैगोर साहब के मंत्र का उच्चारण करते हुए टैगोर उनके किसके उन्होंने हैं? कभी देर का टैगोर किसके आप हैं जमीनों और पर टैगोर कर रहे की हैं। कही बातों को, टैगोर के बताए रास्ते को अपने साथ लेकर कौन चल रहा है, ये आप दर्शक कहां फैसला मान कर रहे हैं। हैं? बंगाल के टैगोर वोटर्स ने जल्दी कभी फैसला कहा कर था देंगे। कि राजनीतिक लेकिन हत्या मैं करना है आपको, लेकिन मैं अर्जुन जी, मैं एक बार टैगोर फिर से साहब चलें कभी नहीं प्रीतिका कहते कि प्रीतिका राजनीतिक मजुमदार के हत्या पास। वो इशारे भी जानती पढ़ लेती हैं जो हमको आपको समझ में नहीं आता। जरा ये समझें कि टीएमसी के हिसाब से सितारे आगे क्या कह रहे हैं, जरा बताइए। जी, टीएमसी के लिए हम अगर टैरो कार्ड देखें तो टेम्परेंस आई है, जो कि ये बहुत ही कम चांसेस है। आप ऐसे मान सकते हैं कि 50-50 आप चांस मान सकते हैं टीएमसी का। तो टेम्परेंस मेरे कार्ड आई है। और तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रगल है, लेकिन वो सत्ता तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए आप बहुत ब्लीक चांसेस देख रही हैं। अब मैं जब आपके पास आऊंगा तो ये समझूंगा कि यहां पर रक्त रंजित चुनाव होंगे या शांतिपूर्ण तरीके से सब निपटेगा। आप इस पर जरा निगाह बनाइएगा। मैं एक अहम खबर बता दूं दर्शकों को, सीबीआई का टीएमसी नेता विनय मिश्रा को समन। सूत्रों के हवाले से खबर, तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा को 4 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। टीएमसी नेता विनय मिश्रा को 4 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई के समक्ष पेश होंगे, उनसे पूछताछ होगी। अब इसको भी कहीं ये तो नहीं कह दिया जाएगा कि देखिए एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तौसीफ, तो एजेंसी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है क्या? हमने क्या देखा सुशांत सिंह मर्डर केस में, इतना हंगामा कर दिया। सीबीआई इंक्वायरी आज तक क्या किया? वहां पे पूरे इल्जाम आपने नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती तौसीफ, सुशांत सिंह राजपूत कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग होते हैं उनको ये क्यों दिखाई देता है, उनको हमेशा ये महसूस होता है कि देखिए ये जो है ये टूल की तरह काम हो रहा है। लेकिन अगर कभी उनको मौका मिलता है सत्ता पर आकर चीजें देखने का, तो वो ये क्यों नहीं सुनिश्चित कर देते कि चीजें इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाएं कि फिर यूं उंगली उठाने का मौका ना मिले। लेकिन संतोष जी के पास मैं जाऊंगा। संतोष जी, इस सब के बीच में एक सवाल ये कि क्या ये जो शब्दावली हम देख रहे हैं, क्या ये गवर्नर तक को निशाना बनाया जाना जो हम देख रहे हैं, गवर्नर को भी क्या कहना पड़ रहा है वो भी हम देख रहे हैं, क्या ये इसलिए है कि पोलराइज करने के लिए और क्लियर कट पोलराइज करने के लिए? कहते हैं जैसा आपको पनीर बनाना हो उतना ज्यादा नींबू और सिरका डालिए आप, तो ज्यादा अच्छे से इधर उधर होके पनीर निकल आता है। क्या वो देख रहे हैं क्या हम? ये जिस राज्य में राज्यपाल को उनका कार्य करने नहीं दिया जाता है, सांसद को कार्य नहीं करने दिया जाता है, ये लोग तथ्य को छेड़छाड़ करते हैं। ये अभी बोल रहे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर को लेके चलते हैं। जिस राज्य में इनके शासनकाल में महान व्यक्ति की मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा गया है, खून खराबी की राजनीति हर जगह चल रही है, ये सभी जगह दिख रहा है। इसके बाद इस लोग किस मुख से इस तरह का झूठ बोल पा रहे हैं? वो भी नेशनल चैनल पे, समझ से परे है। चलिए अब मैं लेकिन मैं अब दीपक झा के पास जाऊं। दीपक झा, एक बात जिस सवाल को लेकर मैं आया था, आपने कहा कि ये जो बता रहे हैं महान विभूतियों के सम्मान की बात, उन्होंने मूर्तियां तोड़ी। लेकिन मैं एक बात ये समझना चाहता हूं दीपक झा, सीबीआई को लेकर, गवर्नर को लेकर, ये जो यक्ष प्रश्न हमेशा से रहे हैं, खासतौर से ये प्रश्न तब बन जाते हैं जब वो पार्टी विपक्ष में आ जाती है। क्यों नहीं ये सुनिश्चित किया जाता सिस्टम में कि इसको लेकर ट्रांसपेरेंट प्रोविजंस हो? दिनेश जी, इस देश में आज तक के इतिहास में भाजपा ने सारे आरोप लगाए कांग्रेस के सरकारों के ऊपर कि कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस सीबीआई का उपयोग करती है। लेकिन आज भाजपा कांग्रेस को आदर्श मान के कांग्रेस के रास्तों पे चल रही है। अगर कांग्रेस ने गलत किया था तो जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया। लेकिन आज भाजपा क्या कर रही है, भाजपा के चुने हुए राज्यपाल क्या कर रहे हैं? आपने कहा एक शब्द दुरुपयोग, मैं कहूंगा भाजपा किसी का दुरुपयोग नहीं कर रही है, न सीबीआई का न राज्यपाल का। इनका बाकायदा उपयोग कर रही है और देश को बता रही है कि ऐसे भैया राजनीति करनी चाहिए, आपको सत्ता मिला है। क्या उन चीजों से पीछा छुड़ा पाएंगे सिस्टम के तौर पर? वहां पटाखे फूट रहे थे तो यहां भी पटाखे फूट रहे थे। सब अपने आप को सही बता रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो मुस्तकिल चलती आ रही हैं। मसलन पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित सियासत का इतिहास
चुनावों के संदर्भ में ये बात खुद गवर्नर कह रहे हैं कि यहाँ भय के साए में चुनाव हुए हैं। मतलब असल में ये फेलियर किसका है? सिस्टम का, ओवरऑल वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स का, जो ये समझती हैं कि यहाँ के लोग हमारे बंधक हैं, हमने खरीद लिया है इनको, बस ये हमको वोट देंगे। दीवालों पर जहाँ ये लिख दिया जाता है कि अगर दूसरी पार्टी को वोट दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, या वहाँ पर इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी होती है कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो वो, या असल में वहाँ के लोगों के संदर्भ में कहा जाए कि उन्होंने खुलकर सामने आकर वैसा रिवोल्ट करके बताया नहीं कि ये चीज़ें हैं जिनसे हमको तकलीफ है और ये हमेशा के लिए दूर होनी चाहिए। लेकिन एक अहम खबर, 9 जनवरी को फिर बंगाल जाएंगे जेपी नड्डा। हमले के बाद बंगाल में नड्डा की मीटिंग, जेपी नड्डा की जिलाध्यक्षों से होगी मुलाकात, बर्धमान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे बैठक। और इस बार तब जबकि पहले हमने देखा कि उनके काफिले पर हमला बोला गया, उसके बाद कई नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी, और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी खासी हमलावर रही तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। क्या चीजें बदलेंगी या इनका और एक्सीलरेटेड, ऑगमेंटेड रूप आपको देखने को मिलेगा, पहले से और ज्यादा बढ़ा हुआ ये देखने को मिलेगा? इस पर लोगों की निगाहें हैं। लेकिन जरा इस इंफॉर्मेशन पर अगर आप निगाह डालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चीजें अभी तक किन पृष्ठभूमि में आगे बढ़ती रही हैं और बीजेपी से कैसे लड़ने वाली है दीदी, भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबिल होंगी दीदी, ये एक प्रश्न है। और वो प्रश्न किन पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है जरा वो देखिए। ममता बनर्जी का ब्रह्मास्त्र, हवाई चप्पल, एक जेन गाड़ी में पहले जब मैंने देखा था उनको घूमा करती थी, इन दिनों कौन सी गाड़ी है मुझे मैंने नहीं मालूम, लेकिन सादगी की प्रतिमूर्ति वो दिखाई देती हैं अपने पहनावे से, रहन सहन से। और ये एक बड़ा जवाब है, ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्शन भी है, ये एक खुद को पोर्ट्रे करने का एक तरीका भी है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है जैसे उन्होंने कुछ ओढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है ये इट कम्स वेरी नेचुरली टू हर, बहुत आसानी से, और जैसी हैं वो वैसा ही दिखाती हैं। हवाई चप्पल उनके पैर में होती है, लेकिन पैदल मार्च, जहां पर आपने ये देखा कि रोड शो किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अमित शाह ने जहां रोड शो किया वहां पर पैदल मार्च के जरिए वो बढ़ रही आगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि यहां तो दीदी पैदल मार्च कर लेंगी, सरकार उनकी है, सत्ता में वो हैं, पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, उनके कार्यकर्ताओं की सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कभी पैदल मार्च प्लान करती है तो उसके सामने सवाल यह होता है कि अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा इंश्योर कैसे की जाए, उनके ऊपर कहां हमला बोल दिया जाए। आपने देखा शुभेंदु अधिकारी की रैली में हिस्सा लेने के लिए नंदीग्राम जाने वाली बसों में कैसे तोड़फोड़ की गई। तो सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि अगर कोई कैंपेन प्लान किया जाता है और अगर वो सड़क मार्ग से गुजर रहा है तो उसको सिक्योरिटी कैसे दी जाए। क्या ये भी एक बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सामने, या फिर यही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यहीं से एक पॉलिटिकल मैसेजिंग हो रही है कि देखिए जहां हिंसा का ये रूप है कि पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं छोड़ा जा रहा है, वहां अगर आप बदलाव चाहते हैं तो विकल्प हम हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको हिंसा की भाषा छोड़ना पड़ेगा, आपको पत्थरबाजी से परहेज करना पड़ेगा। लेकिन कहा यह जाता है कि कई जगहें ऐसी होती हैं जहां यू कैन ओनली फाइट फायर विद फायर। अर्जुन सिंह साहब, यहां का माहौल कैसा है? अर्जुन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बंगाल का माहौल, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कन्वाई जा रही है और उनके ऊपर हमला हो रहा है, पत्थर से, लाठी से, डंडा से मारा जा रहा है। और ममता बनर्जी या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जी एक बार भी इस गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं का बही इसके फौरन बाद आ रहा हूं दीपक, लोग यहाँ आते हैं इसलिए कार्यकर्ता नाराज होकर काम कर रहे हैं, ये बही प्रकाश है। अब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बहिरागत हैं, नड्डा जी बंगाल के दामाद हैं, उनकी पत्नी जो है बंगाल की हैं, तो उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके गाड़ी तोड़ दिए जा रहे हैं। और शैकत मुल्ला और गयासुद्दीन मुल्ला वहाँ 5000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके रोडों पत्थर इकट्ठा करके मारा जा रहा है। 475 पुलिस वाले वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद भी मारे जा रहे हैं। तो बंगाल में आप राजनीतिक कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस कर सकती है। भाजपा के लोगों को करने के लिए आज उनको या तो जेल में जाना पड़ता है या मार खाना पड़ता है, झूठे मुकदमे किए जाते हैं, उनको कहा जाता है परमिशन लो। नहीं, लेकिन कहा तो पास कोई परमिशन अर्जुन सिंह जी, तब तो अंग्रेज थे यहाँ, और वो लाठियां बरसाते थे, किसी तरह की कोई इजाजत नहीं होती थी लोगों को। लेकिन तब गांधी जी ने ये बताया था कि अहिंसा कितना बड़ा अस्त्र है, उससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। गोली वाले के आगे भी आप अहिंसात्मक तरीके से उसको जो जवाब दे सकते हो, बंदूक के साथ नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ क्यों दिखाई दे रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसी भाषा में जवाब कई जगह देना चाह रहे हैं जिसमें अगर वहां इस तरीके की बातें होती रही हैं तो वैसा ही क्यों। लेकिन पहले मैं दीपक झा कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक झा, देखिए, एक गांधीवादी लोग नहीं है, एक गोडसेवादी लोग हैं। तो गोडसेवादी लोग एक खुद अपना गैंग पैदा करके भीड़ में कुछ लोगों को भेज देते हैं। एक प्रायोजित कार्यक्रम है दिनेश जी, एक कोई हमला नहीं था। दीपक झा, दिल्ली में भी शाहीन बाग में लोग बैठे थे, गांधी जी को बड़ा बताइए, कहा था वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। गांधी जी को बड़ा बताइए, गांधी जी बड़े हैं, लेकिन नहीं, दूसरी बात समझिए, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आप क्या ये कह रहे हैं कि बाकी लोग वहां सफेद झंडा लेकर घूमते रहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचकर उनको मारना शुरू कर देते हैं, अंजाम देते हैं। भाजपा के लोग ही खुद अपने, इनके जो जेपी नड्डा जी और अमित शाह की टीम चलती है, ये खुद ऐसे लोगों को पैदा करते हैं कि भैया तुमको पत्थर वहां पे बरसाना है। ये कोई सुरक्षा चूक नहीं है। संतोष प्रसाद जी के पास जाते हैं। संतोष प्रसाद जी, मतलब वहां सब मामला प्रायोजित चल रहा है, क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी खुद ही ये हालात पैदा करके स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कर रही है। गतिविधि के साथ आइए सुन लीजिए, मार्च करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री देश विरोधी गतिविधियों के सपोर्ट में पैदल मार्च करती है, न कि देश को फैला रही है दूसरी जनता की रक्षा करने के लिए। दीपक जी अच्छा तरह से जानते हैं ये चीज। आप मसाला भूनने में क्यों लगे हुए हैं? चलिए आइए तौसीफ के पास चलते हैं। तौसीफ खान के पास एक बार फिर से चलते हैं। आप दोनों शांत हो जाएं प्लीज। तौसीफ, मैं ये समझना चाह रहा हूं को माहौल को बनाने में क्यों लगे हुए हैं? दीपक, आप शांत हो जाएंगे? लगा देते हैं, आपको इतनी तकलीफ है तो। दीपक प्लीज, मैं तौसीफ के पास जाना चाहता हूं। तौसीफ, मुझे ये बताइए, कहते हैं परसेप्शन इज न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। अगर ऐसा है तो ये परसेप्शन बन रहा है, ये बात समझ रहे हैं आप? ये रियलिटी है कि नहीं आप बेहतर जानते हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय क्या चल रहा है आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये परसेप्शन है, इससे फर्क पड़ता है तृणमूल कांग्रेस को? नहीं, देखिए, क्योंकि बंगाल की रियलिटी यहाँ की जनता जानती है। ठीक उसी तरह से जब दिल्ली में चुनाव के वक्त दिल्ली की जनता जानती थी कि वहाँ की रियलिटी क्या है। वहाँ के मुख्यमंत्री को बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये टेररिस्ट है, वहाँ के लोगों को कहा कि ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, वहाँ पे इलेक्शन के दौरान बोला गया गोली मारो। और ठीक उसी तरीके से अभी यहाँ पे बोल रहे कि ममता बनर्जी जो है वो टेररिस्ट लोगों का साथ देती है। दिल्ली से एनालॉजी ड्रॉ की जा रही है पश्चिम बंगाल के बारे में, दिल्ली से समानताओं के बारे में बात हो रही है। लेकिन चलने के पहले प्रीतिका मजूमदार, ये ऐसे ही चलेगा, बंगाल में और बढ़ेगा या शांत होंगी चीजें? बंगाल में ऐसे जो मेरे कार्ड आए हुए हैं, दी हैंग्ड मैन, आप देख सकते हो, ऐसे चलने वाले हैं, वोट तक चलने वाले हैं, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं होगी। क्योंकि अगर समझ अब सवाल यह है कि वाकई अगर वहां के लोग विवेकानंद जी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी को मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, टैगोर जी को मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो क्या एक स्टेट से ये मैसेज जाना चाहिए देश को, दुनिया को, कि वहां रक्त रंजित सियासत के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता? बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त नहीं है, वरना मैं आपके इशारे देख रहा हूं कि आप कुछ और कहना चाहते हैं।